का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने पास एक पेपर एक पेन लेके बैठेंगे और होपफुली आप अपनी जो फाइनल एग्जाम में जो आप अपने साथ एक बुक लेके जाने वाले, नोटबुक लेके जाने वाले, उसको साथ में रखें। इस वीडियो को एक यूट्यूब की नॉर्मल वीडियो की तरह से ना देखें। मैं कह सकता हूँ कि ये मेरी 4 साल की क्लासेस का या 5 साल की क्लासेस का एक्सपीरियंस है। मैं कह सकता हूँ कि ये मेरी बेस्ट क्लासेस में से एक क्लास है। तो मेक श्योर कि इस क्लास का पूरा फायदा उठाने के लिए इसके नोट्स बनाना। YouTube में हजारों वीडियोस हैं रीडिंग के बारे में। सब वीडियोस ये क्लेम करते हैं कि हम आपको रीडिंग सिखाएंगे 2 घंटे में, 3 घंटे में, पर कोई भी जो प्रैक्टिकलिटी है, जो मैकेनिक्स है, उसके ऊपर काम नहीं करता। तो ये वीडियो हमने बहुत एक्सपीरियंस के साथ बनाई है, बहुत ज्यादा मेहनत के साथ बनाई है। प्लीज मेक श्योर कि इस वीडियो को पूरा फायदा अगर आप इसका उठाना चाहते हो तो अपने साथ नोट्स बनाने वाला कुछ ना कुछ रखें। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से। आज का ये जो वीडियो है पीटी रीडिंग के ऊपर इस चैनल का पहला वीडियो है और पहले ही वीडियो में हमने शुरुआत की है पीटी के, मैं कह सकता हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, जिसका नाम है रीडिंग फिल इन द ब्लैंक। तो रीडिंग फिल इन द ब्लैंक की इस पूरी सीरीज में हम 3 या 4 वीडियोस अपलोड करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीचेस के बारे में बात करेंगे, उनका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारी रीडिंग में। और आज का ये जो पहला वीडियो है ये बात करेगा बेसिकली नाउन के बारे में। मेरे ख्याल से पीटी रीडिंग में जितने भी क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं उनमें से अराउंड 50% क्वेश्चन किसी ना किसी तरह से नाउन से कनेक्टेड होते हैं। तो नाउन के बारे में क्या कुछ हमें जानना चाहिए, कौन कौन सी चीजें हमें पता होनी चाहिए, वो सब चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहता हूं कि आप सब प्लीज इस चीज को ध्यान से समझें कि ये वीडियोस बनाने के लिए काफी एफर्ट हमें लगाना पड़ता है। मैं पिछले 2 दिन से इस चीज के ऊपर रिसर्च कर रहा था। आपको अभी ये साबित भी करेंगे, हम दिखाएंगे आपको कि कितनी चीजें हम इसमें रिसर्च करके बनाते हैं, कितने क्वेश्चंस हमें पढ़ने पड़ते हैं, कितने क्वेश्चंस हमें करने पड़ते हैं। मेन क्लासेस में करवाना बिल्कुल आसान होता है क्योंकि वहां पे व्हाइट बोर्ड प्रोजेक्टर होता है, लेकिन यूट्यूब के लिए सब चीजों को पहले इकट्ठा करना पड़ता है और फिर उसके लिए वीडियो बनाना पड़ता है। तो इस सारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए आपको सिर्फ एक सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि ये वीडियो वास्तव में आपको कोई वैल्यू देती है तो प्लीज इनको शेयर भी करें। और जो भी टॉपिक आपको नहीं लगता कि उसके बारे में वीडियो अभी तक नहीं आई है, या फिर आपको लगता है कि इस टॉपिक के ऊपर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन भी किया करें। फिलहाल एक बार बिना कोई समय गवाए सीधा चलते हैं रीडिंग सेक्शन की तरफ। रीडिंग फिल इन द ब्लैंक में आज की क्लास में हम बेसिकली, जैसा मैं पहले बता चुका हूं, हमारा फोकस नाउन के ऊपर होगा। और हम मजाक में ऑक्सफोर्ड पीटी में हम हमेशा कहते हैं कि नाउन जो है इस पूरे फैमिली का, रीडिंग में जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच हैं उस पूरी फैमिली का किंग है। तो इसीलिए आपको दिख रहा होगा नाउन द किंग हमने लिखा हुआ है। इस पूरी सीरीज में आपको 3 अलग अलग प्लेलिस्ट, इस पूरी प्लेलिस्ट में 3 अलग अलग वीडियोस मिलेंगी। सबसे पहले आज वाली वीडियो नाउन द किंग, सेकंड वीडियो लगभग 10 या 15 दिन बाद हम अपलोड करेंगे। तब तक आप ये पहली वीडियो को अच्छे से देख लें सारे स्टूडेंट्स। अगर आपका कोई फ्रेंड भी रह जाए तो उसको भी मेंशन करें, सो दैट उसको सेकंड वीडियो में कोई दिक्कत ना आए। सेकंड वीडियो एडजेक्टिव के बारे में होगी और वो नाउन राजा का एक वजीर होता है। तो हम ये पूरी कहानी क्या है, कौन है नाउन, कौन है वजीर, ये सब बातें आपको तब समझ आएंगे जैसे जैसे कहानी में आगे बढ़ते जाएंगे। तीसरे नंबर पर हमारे पास वर्ब आएगी। वर्ब को हम रेबल कहते हैं। रेबल का मतलब होता है जो बागी है किसी तरह से, जो किसी की बात नहीं मानता, उसको रेबल कहा जाता है। तो वर्ब को हम एक बागी की तरह से पोर्ट्रे करते हैं यहाँ पे। ये बेसिकली जो कुछ वर्ड्स मैंने यूज किए, किंग, वजीर या रेबल, ये इस पूरे कंसेप्ट को अच्छे से समझाने में आपकी हेल्प करेगा, मेरी भी हेल्प करेगा और आपको समझने में आसान रहेगा। तो मेक श्योर कि आप इस चीज को समझें। सबसे ऊपर कौन होता है? राजा, और राजा के साथ वजीर, और इन दोनों की कुछ खास बनती नहीं है, राजा और वजीर की किसके साथ? रेबल के साथ। ये बेसिक सा कंसेप्ट है जो आपको हमेशा दिमाग में रखना है और ये कंसेप्ट आपको सेंटेंसेस में बहुत बार काम देगा। राजा और वजीर एक साइड है और रेबल जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट साइड में, उसकी अपनी टीम है। वो अपने जब थर्ड पार्ट आएगा तब अपने सीखेंगे। आज अपने वजीर के बारे में भी नहीं सीखेंगे। आज जैसा आपको पता चल ही होगा, आज की वीडियो पूरी तरह से केवल और केवल किंग के बारे में फोकस कर रही है, नाउन के बारे में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना है कि नाउन के परिवार में कौन कौन है। मतलब ये राजा का जो राजपाट है, इसका जो महल है, उसके अंदर कौन कौन रहता है, कौन कौन इसके फैमिली में शुमार है। तो सीक्वेंस आपको दिख रहा होगा। सबसे टॉप पर जो है वो खुद राजा बैठा है, नंबर 1 पे नाउन है और नंबर 2 पर उसका वजीर है। आप ये कह सकते हैं कि जो ऊपर है उसका थोड़ा सा रोब है नीचे वालों की तरफ। मतलब नाउन का किसके ऊपर रोब है? वह एडजेक्टिव की तरफ। और एडजेक्टिव का आगे कंट्रोल 2 चीजों के ऊपर और होता है। उसमें एक तो है आर्टिकल। आर्टिकल को हमने कुक मानना है यहाँ पे। इस पूरे
कहानी के दौरान आपको याद रखना पड़ेगा कि आर्टिकल का मेन काम है खाना बनाना। कुक क्या होता है? खाना बनाने वाला। तो आप इसको ऐसे इमेजिन करें कि ये राजा का कोई ऐसा बंदा है जो खाना बनाता है उसके लिए। सबसे लास्ट में प्रपोजिशन भी है। प्रपोजिशन बेसिकली लिखा हुआ है ड्राइवर्स हैं। ड्राइवर का मतलब जो गाड़ी चला के लेके जाता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स, कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। वीडियो बड़ी आसानी से आपको समझ आएगी अगर आप ध्यान से समझ रहे हैं तो। सबसे पहला राजा ने अपने साथ एक वजीर को रखा। वजीर की भी अच्छी रिस्पेक्ट है, लेकिन ये जो नीचे वाले दोनों है, क्या नाम है इनका, आर्टिकल एंड प्रपोजिशन, ये कुछ ज्यादा इज्जत नहीं कमा पाए। तो एक इनमें से कुक है और सेकंड इनमें से एक ड्राइवर है। ये चीज को अपने दिमाग में रखने से फायदा ये होगा कि आपको ये समझने में आसानी होगी कि फॉर एग्जांपल कल को मैं कहूं कि इन चारों में से किसी एक की बलि देनी है, तो बलि आपके हिसाब से किसकी दी जा सकती है? तो मेरे ख्याल से राजा खुद बलि नहीं देगा, वजीर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुक जो है बलि दी जा सकती है उसकी, लेकिन कुक भी राजा बड़े ट्रस्ट के साथ रखते थे। तो मेरे ख्याल से ड्राइवर जो है वो कोई भी बन सकता है। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले अपने प्रपोजिशन की बलि देंगे। दूसरे नंबर पे कुक आएगा, फिर वजीर आएगा और सबसे लास्ट में राजा सबसे ताकतवर होगा। तो ये चीज को अपने दिमाग में रखना। ये बलि देना, ये क्या बातें हो रही हैं सर? कहाँ रीडिंग, कहाँ हम बलियों की बात कर रहे हैं? तो ये सब बातें आपको आगे समझ आएंगी। कहानी में जुड़े रहेंगे तो आपको अच्छे से पूरा कंसेप्ट, रीडिंग कब होगी आपको पता भी नहीं चलेगा। यही वजह है कि ऑक्सफोर्ड में रीडिंग में स्कोर आना बड़ा इजी है। बच्चे अक्सर कहते हैं कि रीडिंग सबसे आसान सेक्शन है, क्योंकि ये कहानियां जो है उनको ये रूल भूलने नहीं देती। तो फिलहाल एक बार आगे चलते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि नाउन को पहचाने कैसे। आज का वीडियो मैंने आपको बताया ये बाकियों के बारे में नहीं है, केवल नाउन के बारे में है, लेकिन ये फैमिली आपके काम आएगी, तो फैमिली को अच्छे से याद रखना। नाउन को पहचानने के दो तरीके हैं। पहला तो ये कि कभी भी किसी भी जगह पर अगर नाउन कोई वर्ड लिखा और आपको ये देखना है कि क्या ये वर्ड एक नाउन है या नहीं है, तो आप सबसे पहले ये देखें कि क्या वो चीज, अगर आपको उसका मीनिंग समझ आ रहा है जो लिखा हुआ है, तो ये देखें कि क्या आप उसको देख सकते हैं या फिर क्या आप उसको टच कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होगा दोनों कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक माउस है, मैं इसको देख भी सकता हूं और मैं टच भी कर सकता हूं, तो ये डेफिनेटली एक नाउन है। पर कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज होती है जिसको देख सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता हूं कि आसमान में चंद्रमा है, फॉर एग्जाम्पल मून या सन, तो हम इनको देख तो सकते हैं लेकिन हम इनको टच नहीं कर सकते, पर क्योंकि विजिबल है तो हम इनको फिर भी एक नाउन कहेंगे। सो द कंसेप्ट इज कि अगर देखना और टच में से कोई एक भी काम हो रहा है तो हम उसको एक नाउन कह देते हैं। सेकंड तरफ अगर अपने आए तो हमारे पास कई बार ऐसा केस आता है कि जिसमें हमारे पास जो सब्जेक्ट है, जो नाउन है, या जो वर्ड जिसको हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो एक नाउन है भी या नहीं, तो उसको हमें उसका मीनिंग नहीं पता होता। बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं रीडिंग में, पीटी में, जिनका मीनिंग हमें नहीं पता होता। अब फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड आ गया प्रोरिगेशन। अब प्रोरिगेशन क्या होता है? मैंने जिंदगी में पहली बार ये वर्ड सुना है, पर पेपर में मैं ये तो लिख के आ नहीं सकता कि मुझे इसका मीनिंग नहीं पता, तो मैं जी इसको नाउन नहीं मानता। ऐसे तो काम नहीं चलता। तो सेकंड नंबर पे आपको दिख रहा होगा सफिक्सेस। सफिक्सेस का मतलब ये है कि जब इंग्लिश लैंग्वेज को लिखा जाते हैं, जब ये लैंग्वेज बनाई गई थी, तो तब ये चीज को ध्यान में रखा गया था कि कुछ फिक्स तरह के वर्ड्स की एंडिंग हमेशा फिक्स तरह से की जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अगले पेज पे चलें तो आपको सफिक्स की एक लिस्ट मिलेगी। उस लिस्ट की मदद से पूरा कंसेप्ट समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पर अभी आपको सफिक्स की एक पूरी लिस्ट दिख रही होगी। ये जितने भी वर्ड्स हैं, अगर आपको ये वर्ड किसी भी वर्ड के एंडिंग में लिखे हुए आ जाए, फॉर एग्जाम्पल पहले नंबर पे आपको दिख रहा होगा एज लिखा हुआ है, सेकंड पर एयर लिखा हुआ है, फिर एंस लिखा हुआ है, तो किसी भी वर्ड के अंत में अगर आपको एज, एंस, डोम, अर्ल ये सारे वर्ड लिखे मिल जाएं, कोई भी इनमें से एक मतलब, तो समझ लेना कि वो वर्ड आपका एक नाउन है। फॉर एग्जाम्पल एज वाले कुछ एग्जाम्पल हैं आपके सामने लिखे भी हुए हैं, बैगेज, विलेज, पोस्टेज, इसके अलावा परसेंटेज भी हो सकता है, इसके अलावा लगेज भी हो सकता है ना। जिस भी वर्ड के सामने एज लिखा हो तो हम उस सारे वर्ड्स को एक नाउन कहेंगे। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको उसका मीनिंग पता है या नहीं पता, आप उसको बस एक नाउन कह सकते हैं। सेकेंडली, इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो वर्ड एक आप उसको विजिबल है या फिर उसको टच कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस चीज से कोई। फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज अगर मैं कहूं तो परसेंटेज को कैसे देखेंगे, मतलब मैं कहूँ कि इंडिया में कितने परसेंटेज अभी CO2 का कितना परसेंटेज है, तो CO2 का परसेंटेज कैसे देख सकते हैं? मुझे परसेंटेज ऐसा तो है नहीं कि नीले रंग का होता है और हवा में उड़ता हुआ दिखता है, कोई पंछी का नाम तो है नहीं ना, उसको मैं टच कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि उसके एंड में परसेंटेज एज लिखा है तो मैं उसको एक नाउन कहूंगा। सिमिलरली एंस वाले में देखें रिलायंस, डिफेंस, इंसिस्टेंस,
इस तरह के बहुत सारे वर्ड आएंगे जिसके लास्ट में जैसे कोहेरेंस आता है, या फिर जैसे प्रेजेंस आता है, या फिर जैसे और भी बहुत सारे वर्ड, प्रेजर्वेंस आता है। तो ये बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके अंत में आपको एंस या एंस, दो तरह के हैं, देखो ENCE, तो ये वर्ड्स आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। अगर किसी भी वर्ड के एंडिंग में आपको ये दिखे तो समझ लेना कि वो वर्ड आपका एक नाउन है। तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे डोम आया। फ्रीडम, रैंडम, सेल्डम, बोर्डम, फ्रीडम, किंगडम, ये सारे वर्ड जितने भी हैं सारे के सारे हमारे वंस अगेन नाउन है। और मैंने आपको जैसा बार बार बता रहा हूं कि नाउन होने के बाद, सफिक्स मिलने के बाद इस चीज की चिंता नहीं करनी कि उस वर्ड को देखा जा सकता है। फ्रीडम को मैं कैसे देख सकता हूं? 1947 में इंडिया को फ्रीडम मिला था, तो फ्रीडम ऐसा तो है नहीं कि फ्रीडम एक मतलब कोई सोने की मूर्ति थी जो हमें मिल गई थी और उसके बाद हमने कहा कि हाँ फ्रीडम आ गई है। तो फ्रीडम देखी नहीं जाती लेकिन फील की जाती है। तो फ्रीडम, सेल्डम, ये फील वाले कंसेप्ट में अभी मैं आपको नहीं घुसाना चाहता, बस इतना याद रखिए कि किसी भी वर्ड के एंड में आपको ये सफिक्स मिल जाएं। ये सारे सफिक्स कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक वेबसाइट है, वहां से हमने कैम्ब्रिज डिक्शनरी की वेबसाइट से उठा रखे हैं। तो ये 100% वेरीफाइड है, टेस्टेड है और ये हमेशा काम करते हैं। E भी है, ER भी है, OR भी है, हुड भी है। इसमें हुड वाले कौन से वर्ड हैं? ब्रदरहुड, किंगहुड, या फिर किंगशिप भी होता, चाइल्डहुड, नेबरहुड, इस तरह से जितने भी वर्ड हैं ये सारे के सारे वर्ड नाउन आते हैं। इज्म या IST वाले, फॉर एग्जांपल कैपिटलिज्म, मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, फेमिनिज्म एक वर्ड होता है और जो उसको मानता है उसको फेमिनिस्ट कहा जाता है। जो किसी भी फिलोसफी को मानता है तो उसको उसके साथ IST लग जाता है। जैसे नीचे लिखा हुआ है कैपिटलिस्ट, जो कैपिटलिज्म को मानता है कैपिटलिस्ट होता है, मार्क्सिज्म को मानता है मार्क्सिस्ट होता है, और सोशलिज्म को मानता है सोशलिस्ट। इसी तरह से और भी बहुत सारी फिलोसफीज हैं, तो उन सारी फिलोसफीज को मानने वालों के साथ IST लगता है। इसके अलावा भी केमिस्ट भी हो सकता है, जैसे फिजिसिस्ट भी हो सकता है, डेंटिस्ट भी हो सकता है, या फिर प्रीस्ट भी हो सकता है ना। तो ये सारे के सारे वर्ड में आपको IST दिखेगा। नेक्स्ट, किसी वर्ड क्लास में ITY, ब्रूटैलिटी, इक्वालिटी, रॉयलिटी, बहुत सारे वर्ड हैं, इक्वालिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी, ये सारे वर्ड में, क्रूएलिटी, या फिर और कौन सा वर्ड हो सकता है आप खुद भी सोचें साथ में। प्लीज एक बार यहाँ पे वीडियो को पॉज करके ना बाकी सब वर्ड के बारे में भी सोचें कि और कौन से वर्ड्स हो सकते हैं। आज का ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेसन यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप सब प्लीज अपने दिमाग में रखें। इस वीडियो को देखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने पास एक पेपर, एक पेन लेके बैठेंगे और होपफुली आप अपनी जो फाइनल एग्जाम में जो आप अपने साथ एक बुक लेके जाने वाले, नोटबुक लेके जाने वाले, उसको साथ में रखें। इस वीडियो को एक यूट्यूब की नॉर्मल वीडियो की तरह से ना देखें। मैं कह सकता हूं कि ये मेरी 4 साल की क्लासेस का या 5 साल की क्लासेस का एक्सपीरियंस है। मैं कह सकता हूं कि ये मेरी बेस्ट क्लासेस में से एक क्लास है। तो मेक श्योर कि इस क्लास का पूरा फायदा उठाने के लिए इसके नोट्स बनाना। यूट्यूब में हजारों वीडियोस हैं रीडिंग के बारे में, सब वीडियोस ये क्लेम करते हैं कि हम आपको रीडिंग सिखाएंगे 2 घंटे में, 3 घंटे में, पर कोई भी जो प्रैक्टिकलिटी है, जो मैकेनिक्स है, उसके ऊपर काम नहीं करता। तो ये वीडियो हमने बहुत एक्सपीरियंस के साथ बनाई है, बहुत ज्यादा मेहनत के साथ बनाई है। प्लीज मेक श्योर कि इस वीडियो को पूरा फायदा अगर आप इसका उठाना चाहते हो तो अपने साथ नोट्स बनाने वाला कुछ ना कुछ रखें। चाहे आप इसको टैबलेट पे लिखें, वैदर आप इसको किसी कॉपी या पेन पे लिखें, और इस वीडियो को बीच में बार बार पॉज करके आपको रोक कर समझना पड़ेगा कि अभी भी क्या कहा गया था। ये जो वीडियो बहुत कम समय की छोटी सी वीडियो है, इस वीडियो को क्लास में पढ़ाने में हमें अक्सर 3.5 से 4 घंटे का समय लगता है। तो 4 घंटे की चीजों को जब हमने इतना छोटा करके रखा आपके सामने, तो काफी चीजों को हमें क्विकली बताना पड़ रहा है। तो मेक श्योर कि उस चीज को वहां पे पॉज करें और रुकें, और उसके बाद वहां पे थोड़ा सा सोचें कि इसमें क्या हो सकता है, क्या कहना चाह रहे थे। अगर आपको नहीं समझ आया तो रिवाइंड करें, पीछे जाएं 15 सेकंड, 20 सेकंड, और वहां से दोबारा स्टार्ट करें। दिस इज द वे इस वीडियो को कैसे देखा जाना चाहिए, अदरवाइज आप इस वीडियो से कोई भी फायदा नहीं उठा पाएंगे। फिलहाल एक बार आगे चलते हैं। पूरी लिस्ट आपके पास है, तो इस पूरी लिस्ट में आप अपने सफिक्स को देख सकते हैं कि कौन सा सफिक्स कहाँ पे मेंशन हो रहा है, और आपको ये याद रखना पड़ेगा। ये ध्यान रखें कि सफिक्स की इस लिस्ट को अगर आपने याद नहीं कर रखा तो आप आधी गेम वहीं पर ही हार चुके हैं, क्योंकि एग्जाम में 50 to 70% नाउन ऐसे हैं जिनका आपको मीनिंग नहीं पता। मैं बहुत बार ऐसे बच्चों से मिलता हूं जो कोचिंग कहीं से ले रहे हैं, और अक्सर उनको ये बताया जाता है कि नाउन वो होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, और पेपर में एक बहुत बड़ा सा वर्ड लिखा हुआ आ जाता है, पेपर में लिखा आ जाता है। फॉर एग्जांपल आगे कुछ वर्ड्स आएंगे, मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ये वर्ड्स हैं। अब इनमें जो 21वें नंबर पे वर्ड लिखा है, 21st नंबर पे वर्ड लिखा है। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि ये क्या लिखा हुआ है, और आपको मैं पूछूं कि क्या इसको टच कर सकते हो, क्या आप इसको देख सकते हो,
तो आप बोलेंगे कि वो तो बात की बात है सर, टच करना देखना, पहले ये बताओ होता क्या है ये। या फिर मैं बोलूं वल्नरेबिलिटी 18 नंबर पे लिखा हुआ है, मतलब ये कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम केवल उनको पता है कि हाँ ये एक वर्ड है, लेकिन हमें ये नहीं पता उसका मीनिंग क्या है। अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता तो फिर आप कैसे ये पता करेंगे कि उस वर्ड को टच कर सकते हैं, उस चीज को हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते। तो ऐसे में मेरे ख्याल से जो ये मेथड 1 है विजिबल और टच, इससे कहीं गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सेकंड मेथड है। नाउन के सफिक्सेस को ढूंढा जाए तो नाउन बड़ी आसानी से ढूंढे जा सकते हैं। सफिक्स की लिस्ट को प्लीज अपनी नोटबुक में लिख लें, वीडियो को यहाँ पे पॉज करो, लिस्ट अपनी नोटबुक में लिखो, फिर आगे चलते हैं और अब बढ़ते हैं आगे। यहां पर अपनी वीडियो को दोबारा पॉज करें और इन क्वेश्चन में 22 क्वेश्चन इनमें से ढूंढे कि नाउन कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं है। सिर्फ नाउन के ऊपर फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टार्टिंग करवा देता हूँ, चेयर जो है वो एक नाउन होता है क्योंकि चेयर हमें आंखों से दिखती है। तो अभी वीडियो को पॉज करें और मैं थोड़ी देर में ही आपको जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो मैं आपको वीडियो का इसमें आंसर दे दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन में क्या आंसर है जी। सो मेरे ख्याल से आप सबने पॉज करके आंसर कर लिया होगा। अगर आपने नहीं किया तो अभी दोबारा मौका, अभी भी पॉज कर लें। शुरू करते हैं, इसके आंसर की तरफ चलते हैं। चेयर एक नाउन है क्योंकि दिखता है, रिवर भी एक नाउन है क्योंकि दिखती है, स्काई भी एक नाउन है क्योंकि हम उसको देख सकते हैं, स्टार भी एक नाउन है क्योंकि हम उसको देख सकते हैं, शुगर 2 बार लिखा हुआ है इसमें, मैंने अभी नोटिस किया। शुगर भी एक नाउन है क्योंकि हम उसको भी देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं, वो भी नाउन है। क्वेश्चन भी एक नाउन है क्योंकि उसमें TION लिखा हुआ है और अगर आप सफिक्स की लिस्ट में जाएं तो सबसे लास्ट में TION आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। प्रोग्रेशन भी नाउन है, ये भी उसी तरह से है। पार्टिसिपेशन भी एक नाउन है क्योंकि इसमें भी शन लिखा हुआ है। माइलेज में एज लिखा हुआ तो ये भी एक नाउन है। लाइकलीहुड, हुड आ गया तो नाउन हो गया। फ्रेशनेस, अब आप इस लिस्ट में चेक करो तो नेस आपको 4th लास्ट नंबर पे लिखा हुआ दिखेगा। तो किसी भी वर्ड के साथ नेस आ जाए, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, टफनेस, ये सारे वर्ड नाउन होते हैं, ठीक है। मार्केट नाउन है क्योंकि हमें दिखती है मार्केट, वैसे भी बाजार दिखता है। ट्रेन नाउन है बिल्कुल। टिकट नाउन है। शुगर नाउन है। पॉलिटिशियन, तो पॉलिटिशियन एक बंदा होता है, हमें दिखता है, तो वो भी एक नाउन है। अब देखो कई बच्चे कहेंगे सर ये IEN तो इस लिस्ट में है ही नहीं। तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान से समझनी है, जिन वर्ड के अंत में ये सारे सफिक्स लिखे होंगे वो हमेशा एक नाउन होगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि हर नाउन के अंत में इनमें से कुछ ना कुछ लिखा होगा। ऐसा मैंने कभी नहीं कहा कि हर नाउन में इनमें से कुछ ना कुछ मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिशियन आपने अभी देखा नाउन है, लेकिन उसके अब मेरा नाम अनमोल है और अनमोल एक नाउन है, लेकिन आप इसमें देखें कि OL तो सर आपने लिखा ही नहीं, तो ऐसे तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये जितने भी वर्ड्स इस लिस्ट में आपको मिल रहे हैं ये नाउन की पहचान करवाते हैं, लेकिन सिर्फ यही है क्या, तो ऐसा कुछ नहीं है, और भी बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। ये कॉमन है, बस इतनी सी बात है। पॉलिटी नाउन है क्योंकि IT आप देखेंगे ITY, तो ये आपको इस तरफ 3रे नंबर पे मिल जाएगा ऊपर से। इसके अलावा वल्नरेबिलिटी भी है, कलेक्शन भी है। कलेक्टिव नाउन नहीं है, कलेक्टिव एक एडजेक्टिव होता है, कल परसों पढ़ लेंगे, मतलब अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में एडजेक्टिव की बात करेंगे तब आप सीखेंगे। और जो 21st पे लिखा था कोई वर्ड नहीं होता, ये मैंने खुद ही बनाया था, लेकिन इसमें ऐसा ही होगा लिखा। मैं जस्ट आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुश्किल से मुश्किल वर्ड में भी आप सफिक्स मतलब से सफिक्स की मदद से, क्या कर रहा हूं मैं, सफिक्स की मदद से आप अपना आंसर जो है वो कर सकते हैं। सबसे लास्ट 22nd मैनेजमेंट। मेंट एक नाउन की निशानी है, आप इस लिस्ट में ढूंढे तो मेंट आपको कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा। जी हाँ, ITY के नीचे लिखा हुआ है, तो मेंट भी एक निशानी है नाउन की। सो ये एक छोटा सा टेस्ट था, मेरे ख्याल से आप सबने बड़ी इजीली इसको पास कर लिया होगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहता हूं हम 2 बातें दोबारा रिवाइज करें। हमने अभी तक ये सीखा कि नाउन की फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, सबसे ऊपर नाउन, फिर एडजेक्टिव, उसके बाद हमारा खाना बनाने वाला कौन है, आर्टिकल, और सबसे लास्ट में प्रपोजिशन जो ड्राइवर है। सेकंड चीज हमने सीखी नाउन को पहचानना। कभी भी नाउन को पहचानना तो उसके 2 तरीके हमने सीखे हैं। पहला, टच कर सकते हैं, देखो फॉर एग्जांपल वाटर आ जाए तो वाटर बिल्कुल एक नाउन होता है। अच्छा वाटर, वैसे उसका सफिक्स भी इसमें लिखा होगा ER, देखो यहाँ पे फर्स्ट साइड में नीचे से सेकंड ER लिखा, वाटर में ER भी होता है, बट वाटर को टच कर सकते हैं तो उसको देखने की जरूरत नहीं है। मेरी तरफ से एक क्विक टिप है, अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप ऐसे देखें कि किसी वर्ड का अगर आपको मीनिंग आता है तो फिर इस पंगे में ना पड़े सफिक्स वाले में, फिर सीधा देखो कि इसको टच कर सकते हैं नहीं। किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता है, क्लियर नहीं है, फॉर एग्जांपल वर्ड आया प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन का मतलब शायद पता हो शायद ना पता हो, तो ऐसे में फिर आप सफिक्स की तरफ आ सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि दोनों में आपको बैक एंड फोर्थ लगातार स्विच करते रहना पड़ेगा। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। कुछ वर्ड शायद इसमें से दिख नहीं रहे थे, तो
अब देख सकते हैं आप ये जो वर्ड्स मैंने छुपा रखे थे यहाँ पे। कंटिन्यू करते हैं, कोई नहीं, इट्स ओके। मैं अपनी वीडियो को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ सो दैट आपके लिए इजी रहे। मूविंग फर्दर, वापस चलते हैं। अगला अभी शुरू करते हैं रीडिंग फिल इन द ब्लैंक के जो रूल्स हैं। हम सिर्फ वही रूल पढ़ेंगे जो नाउन से रिलेटेड है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि हम मेन क्लास में ऑक्सफोर्ड में इसके 1 एंड 19 रूल्स इसमें पढ़ते हैं। 20 हो जाते हैं, कई बार 19 हो जाते हैं, तो 19 या 20 रूल पढ़ते हैं। लेकिन आज की क्लास में हम केवल वही रूल पढ़ेंगे जो नाउन के साथ कनेक्टेड है, और ऐसे 5 रूल हम आज की इस क्लास में खत्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले रूल की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 1 ने हमें सिखा रखा है, अगर आपके सामने कभी भी आर्टिकल के बाद एक ब्लैंक आ जाए तो उस आर्टिकल के बाद आए ब्लैंक में हमें नाउन को फिल करना होता है। आर्टिकल क्या आपने जानते हैं सारे, आर्टिकल ए एन द, 3 आर्टिकल हमारे पास होते हैं। इस रूल को याद रखने का सिंपल तरीका है कि कई बार अगर राजा को कहीं इधर उधर जाना होता है तो राजा देखो कहीं भी जाता है, आसपास कहीं भी जाता है तो राजा अपने साथ अपने खाना बनाने वाले को जरूर लेके जाता है। कारण क्योंकि राजा को उसका खाना बहुत पसंद है, राजा उसके बिना कहीं बाहर नहीं निकलता। तो ये आप ऐसे मान सकते हैं, राजा और ये खाना बनाने वाला दोनों कहीं भी जा सकते हैं, दैट्स फाइन। पर पहले हमेशा वो खाना बनाने वाला, मतलब आप ऐसा मान ले कि वो हमेशा आगे चलता है और राजा उसके पीछे पीछे चलता रहता है हमेशा, सेफ्टी के लिए आप ऐसा समझ लें इसको। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाऊंगा, एग्जाम में कहा ये हमने कुछ एग्जाम्पल इकट्ठे किए हुए हैं। ये एग्जाम्पल वो है जहां पर हमने ये, अभी मैंने बैठ के काफी सारे वेबसाइट पे गया और वहां से मैंने एक एक करके ये स्क्रीनशॉट लिए हैं कुछ। आप यहाँ पे हर क्वेश्चन में आपको दिखेगा आर्टिकल के बाद कोई ना कोई ब्लैंक है। जैसे पहले वाले में देखो तो द आर्टिकल के बाद एक ब्लैंक है। सेकंड वाले में देखो, एक सेकंड में चेक कर लूं कि मेरी वीडियो तो कहीं बीच में नहीं आ रही है क्या। ठीक है, वीडियो नहीं आ रही है, आपको दिख रहा होगा, कुछ क्वेश्चन मैंने छुपा रखे हैं बट दैट्स फाइन। सो सेकंड वाले में आपको दिख रहा होगा कि द के बाद फिर ब्लैंक है। अच्छा, नीचे भी दिख रहा होगा फ्रॉम द के बाद फिर से ब्लैंक आया। तीसरे में ए आर्टिकल के बाद ब्लैंक है। चौथे में एन के बाद ब्लैंक है, फिर द के बाद फिर ए के बाद। ये मेरे ख्याल से मैंने 8 या 10 क्वेश्चन देखे थे, और 10 क्वेश्चन में ये कितनी स्लाइड है, 1 2 3 4 5 6 बार मैंने ऐसा देखा कि आर्टिकल के बाद नाउन आ रहा है। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को समझना बेहद जरूरी है। मैं चाहता हूं आप लोग प्लीज इस चीज को ध्यान से समझें। आर्टिकल के बाद जब जब भी नाउन आएगा, जो कि ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन में एक बार जरूर होता है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि 3 तरह के आर्टिकल हमारे पास हैं, ए एन द। प्लीज इसको नोटबुक में लिख लेना। ए और एन के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आता है। ये चीजें अगर मैं क्लास में होता तो मैं लिख देता, बट यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है लिखना। मैं चाहूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि इसको जब एडिटिंग है तब आपके सामने ऑप्शन शो हो जाएंगे। ए और एन के बाद हमेशा एक सिंगुलर नाउन आता है, जबकि द आर्टिकल के बाद सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह के नाउन आ सकते हैं। एक तो ये रूल भी याद रखना। तो अगर मैं इस स्लाइड में वापस आऊं तो पहले वाले में द के बाद सिंगुलर प्लूरल दोनों आ सकते हैं, सेकंड में भी दोनों आ सकते हैं, थर्ड में ए के बाद सिंगुलर नाउन ही आएगा, एन के बाद सिंगुलर ही आएगा, लास्ट वाले में भी ए के बाद सिंगुलर नाउन आएगा। सेकंड चीज ये ध्यान रखें कि कभी भी अगर आपके सामने एन के बाद ब्लैंक आ रहा है तो उस ब्लैंक का पहला अक्षर जो उस वर्ड में फिल होगा, उस ब्लैंक में उसका पहला अक्षर या तो ए ई आई ओ यू, इन पांचों में से किसी एक वर्ड से स्टार्ट होगा। ये बड़ी मामूली सी बात है, नॉर्मली बच्चों को पता होती है, 4th 5th क्लास में स्टैंडर्ड में बच्चों को बताया जाता है। पर मैंने अपने करियर में बहुत सारे ऐसे बच्चों को मैं देखता हूं, मिलता हूं, जो कि ये बात को अभी भी नहीं समझ पा रहे। तो अगर आपके पेपर में एन के बाद ब्लैंक आया तो गारंटीड है कि इसमें ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होने वाला वर्ड फिल होगा। तो रीडिंग फिल इन द ब्लैंक में ऑप्शन सारे नीचे पड़े होते हैं, तो उनमें से देखो कौन कौन से ऑप्शन में इनसे स्टार्ट हो रहा है वर्ड, वो ऑप्शन ही बाकी बचेंगे, बाकी सारे ऑप्शन तो बाहर ही होंगे एक तरह से। ये 2 बातें याद रखेंगे। अब चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 हमें ये कहता है कि आर्टिकल के बाद और नाउन से पहले अगर कभी ब्लैंक आ जाए, देखो ये वही बात आ गई दोबारा। नॉर्मली आर्टिकल के बाद नाउन आता है, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि आर्टिकल के बिल्कुल बाद ब्लैंक आएगा और दूसरी तरफ आपको एक नाउन लिखा हुआ दिखाई देगा। तो अगर आपको आर्टिकल के बाद और ब्लैंक के दूसरी तरफ एक और नाउन लिखा हुआ दिख जाए, नाउन से पहले एक ब्लैंक मिले, तो उस ब्लैंक में हमें एडजेक्टिव को फिल करना होता है। इस बात को समझाने के लिए कहानी पे वापस चलते हैं। अगर कभी खाना बनाने वाला शेफ जा रहा है और राजा भी है, लेकिन बीच में से एक जगह खाली है, तो उस खाली जगह में हमेशा कौन चलेगा, वजीर चलेगा। क्योंकि उसके बीच में और राजा के बीच में, मतलब खाना बनाने वाले और राजा के बीच में, अगर आपको हायरार्की याद है, सबसे ऊपर राजा था, फिर वजीर था, फिर खाना बनाने वाला था। तो अगर आपको राजा दिख गया कहीं दूसरी साइड, तो तुरंत समझ लेना कि आपके पास अब जगह जो बची है वो किसकी बची है, एडजेक्टिव की।
मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाने की ट्राई करता हूं। इन एग्जाम्पल में ध्यान से देखें। पहले एग्जाम्पल में नहीं, सेकंड एग्जाम्पल में आ जाओ। यू कैन मास्टर द डैश कंसेप्ट। तो यहाँ पे द के बाद वैसे देखने में लग रहा है कि नाउन आएगा, लेकिन अगर आप ब्लैंक की दूसरी तरफ देखें तो कंसेप्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है, जो कि एक नाउन है, हमें पता है। नाउन की एक पहचान ये भी है कि उसके साथ एस सी एस लगा के आप उसको प्लूरल बना सकते हैं। तो इस मामले में यहां पर बीच में जो जगह है वो किसकी जगह बची है? एडजेक्टिव की। तो हमें यहाँ पे एडजेक्टिव को ही फिल करना पड़ेगा, हम कुछ और फिल नहीं कर सकते, नाउन नहीं कर सकते। दो नाउन कभी भी साथ में नहीं आएंगे। अगले वाले में स्टार्ट फ्रॉम द के बाद दूसरी तरफ हमें नाउन नहीं मिला, बस एक ही वर्ड को चेक करना है। ऐसा नहीं कि वर्क सर नाउन लिखा हुआ, वर्क तो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ ना, एंड लिखा हुआ है, दैट मींस कि वो नाउन नहीं है। तो फिर हम यहाँ पे नाउन फिल करेंगे। सो दैट ए के बाद देखो दूसरी तरफ ऑफ लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे नाउन आएगा डेफिनेटली। अच्छा, काउंसलिंग इज एन डैश सर्विस। सर्विस हम सब समझते हैं कि एक नाउन है, सर्विसेज भी होता है, प्लूरल होता है इसका। तो नाउन से पहले और आर्टिकल के बाद यहाँ पे किसकी जगह है? एडजेक्टिव की। अब एडजेक्टिव को कैसे पहचानते हैं सर, एडजेक्टिव कैसा दिखता है, ये सब बातें हम अगली वीडियो में करने वाले हैं। वैसे तो आगे चलते हैं। टू द के बाद दैट लिखा हुआ, तो यहाँ पे नाउन आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि नाउन नहीं है। दूसरी तरफ सबसे लास्ट ऑप्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है, देयर इज ए हायर डैश ऑफ। अब की बार क्या हुआ, देखो आर्टिकल के बाद हायर लिखा हुआ है। हायर यहाँ पे जो है वो एक एडजेक्टिव है अपने आप में, नाउन नहीं है। तो इसके बाद हमें यहाँ पे किसकी आवश्यकता पड़ेगी? नाउन की आवश्यकता पड़ेगी। अब ये कैसे समझेंगे? हायर एक एडजेक्टिव है, नाउन क्यों नहीं है सर, ये कई बार बच्चे पूछ लेते हैं। तो हायर के साथ अक्सर आप देखेंगे हायर के साथ हायर अथॉरिटी लिखा जाता है, या फिर लिखा जाता है हायर ग्रेड। हायर के साथ अक्सर एक नाउन आता है, तो इसलिए हायर जो है वो एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बारे में और जानकारी अगली क्लास में आने वाली है वैसे तो, बट आप अभी इतना समझ लें कि देखो ये जो रूल है सेकंड, ये रूल दो तरह से काम करता है। कई बार आपको आर्टिकल और नाउन दिया जाएगा और बीच में जगह खाली छोड़ी जाएगी, उस जगह में आपको एडजेक्टिव फिल करना रहेगा। और कई बार आर्टिकल के साथ एडजेक्टिव देके फिर आगे जगह खाली छोड़ी जाएगी, उस जगह में आपको नाउन फिल करना रहेगा। तो ये दोनों तरह से पूछा जाता है बार बार, तो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखना। आर्टिकल के साथ एडजेक्टिव दे रखा है तो नाउन आएगा, आर्टिकल के साथ नाउन दे रखा है, बीच में जगह खाली है तो वहां पे पक्का एडजेक्टिव आएगा। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में दें। तब क्या करेंगे अगर आर्टिकल के बाद एक एडजेक्टिव दे रखा है, फिर एक ब्लैंक है, और ब्लैंक की दूसरी तरफ एक नाउन भी दे रखा है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आर्टिकल के बाद एक एडजेक्टिव दे रखा है और एडजेक्टिव के बाद एक ब्लैंक है, और ब्लैंक के बाद दूसरी तरफ एक और नाउन दे रखा है। तो हमें उस जगह पर वो खाली ब्लैंक में हमें क्या फिल करना है, ये आप लोग मुझे बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताना प्लीज। फिलहाल एक बार आगे चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 कहता है कि कई बार खानसामा नहीं जाता, कई बार खाना बनाने वाला नहीं जाता, कई बार ड्राइवर के साथ राजा इधर उधर घूमने के लिए चला जाता है। तो प्रपोजिशन के बाद सीधा कौन आ जाता है? नाउन आ जाता है। हाँ, लेकिन कुछ केसेस में आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब भी आता है। ये आईएनजी फॉर्म का क्या चक्कर है, ये वर्ब वाले कंसेप्ट में सिखाया जाएगा। देखो ये वीडियो मैं ये नहीं कहूंगा 100% कवर कर रही है इस टॉपिक को, ये वीडियो तीसरा हिस्सा कवर कर रही है, 1/3। तो अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है इस पूरी सीरीज में। प्लीज कंटिन्यू करते रहना और नोट्स अच्छे से बनाते रहना, ताकि आप फॉलो कर पाए। जब अगली वीडियो आएगी तो आपको पिछली वीडियो तब तक भूल ना जाए, तो ये ध्यान रखना। प्रपोजिशन के बाद हमें किसकी जरूरत पड़ती है? नाउन की या आईएनजी फॉर्म की। तो मैं कुछ ऑप्शंस आपको दिखा रहा हूं जो रियल एग्जाम में आए थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। टू के बाद, इन के बाद, टू के बाद, ऑफ के बाद, टू के बाद, टू के बाद। अक्सर ये इस तरह से प्रपोजिशन, ये सारे टू, ऑन, इन, बाय, फॉर, विद, ये सारे प्रपोजिशन है। तो इनके बाद ब्लैंक आए तो उस ब्लैंक में हमें नाउन को फिल करना होता है, या आईएनजी फॉर्म भी आ जाती है। नेक्स्ट रूल नंबर 4 जो है वो कहता है कि एक प्रपोजिशन थोड़ा सा अलग है बाकियों से। रूल नंबर 4 में हमें बताया कि टू के बाद हमें वर्ब की पहली फॉर्म को यूज करना होता है। बाकी प्रपोजिशन के साथ या तो नाउन या आईएनजी फॉर्म, लेकिन टू के साथ वर्ब की पहली फॉर्म आती है। तो एक बार दोबारा से इन क्वेश्चन को देखें, जहां जहां पर टू लिखा हुआ है, एनर्जी टू, तो यहाँ पे वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म, ऑफ के बाद नाउन या आईएनजी, वंस अगेन टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म और टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म। अक्सर बच्चों का सवाल होता है ये तो वर्ब का रूल हुआ, ये नाउन में क्यों पढ़ाया जा रहा है? तो जस्ट कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि टू के बाद, हालांकि टू एक प्रपोजिशन है, लेकिन टू के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को फिल करना होता है। तो ये रूल याद रखेंगे। रूल नंबर 5, आखिरी रूल आज की क्लास का। ये जितने भी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, हिज, हर, इट्स, यूर और माई, देयर, दिस, दिस, जो भी वर्ड्स आपके सामने,
इन वर्ड्स के बाद आपको या तो नाउन फिल करना पड़ेगा, मेजोरिटी ऑफ द टाइम नाउन ही फिल होगा, जैसे हिज ब्रदर, माई सिस्टर, देयर कार, यूअर क्लास, है ना। तो ये सारे वर्ड्स आपको यहाँ पे नाउन मिलेंगे। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि माई डैश क्लास, तो यहाँ पे क्लास जो है बीच में देखो, माई के बाद और क्लास के पहले बीच में ब्लैंक है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव फिल होगा। इन केस, इस केस में तो यहाँ पे आ सकता है माई ऑनलाइन क्लास, या माई स्मार्ट क्लास, या माई पर्सनल क्लास। ठीक है, तो वहां पर आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आपके ब्लैंक के दूसरी तरफ एक नाउन लिखा हुआ है, जैसा हमने रूल नंबर 2 में सीखा था, अगर ब्लैंक के दूसरी तरफ एक नाउन है तो यहाँ पे एक एडजेक्टिव फिल करना, और अगर आपको लगे कि ब्लैंक के दूसरी तरफ नाउन नहीं लिखा हुआ तो फिर यहाँ पे नाउन फिल हो जाएगा। सो ये हमारे 5 रूल थे। आप ये एग्जांपल भी देख सकते हैं इस सेकंड रूल के, सॉरी रूल नंबर 5 के। आपको दिख रहा होगा कि देयर के बाद यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स आपको दिख रहे हैं, और दूसरे में ओन के बाद एक ब्लैंक दिख रहा है, देयर के बाद लास्ट वाले में फिर से ब्लैंक दिख रहा है। तो ये सारे, अच्छा लास्ट वाले में देखो देयर के बाद और दूसरी तरफ प्रोडक्शन लिखा हुआ है। लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, ट्रफल्स कोमा देयर डैश प्रोडक्शन। प्रोडक्शन एक नाउन है, हमने अभी पढ़ा था शन वाले नाउन होते हैं, तो यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा 100%। तो चलिए फिलहाल एक बार 5 रूल हमारे हो चुके हैं खत्म। अब मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे, इससे पहले कि आप वीडियो बंद करें प्लीज इस चीज को ध्यान से सुन लेना। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कितनी ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि हम क्लासेस में जब ये चीज पढ़ाते हैं तो वहां पे हमारे पास एक फिजिकल व्यू होता है, मैं देख पाता हूँ कि बच्चे किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, उनको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर वो किसी टॉपिक पे वो ऐसे बैठे कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं उस टॉपिक पे थोड़ा और एग्जाम्पल दे देता हूँ। ऑनलाइन क्लासेस में ये पॉसिबल नहीं है, यूट्यूब पर ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पर मेरी वीडियो बनाने के चौथे या 5वें दिन जाके वो वीडियो आपको दिखती है, तो मुझे वो फीडबैक जो है वो सिर्फ आपके कमेंट से मिल सकता है। सो प्लीज मेक श्योर कि इस वीडियो के दौरान कहीं पर भी अगर आपको लगे कि यार ये पार्ट ना समझ नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, तो कमेंट करके बताएं। हम 2 काम में से एक काम करेंगे, या तो हम इस सीरीज को डिसकंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अगर मैं अच्छे से इफेक्टिवली पढ़ा ही नहीं पा रहा तो इन वीडियोस को बनाने के लिए बहुत एफर्ट करना पड़ता है, और उसके बावजूद भी अगर इफेक्टिवली नहीं पढ़ा पा रहा, दैट्स टोटली अंडरस्टैंडेबल। मैं समझता हूं कि इस वीडियो के जरिए इतना अच्छे से समझना पॉसिबल भी नहीं है, आपकी गलती नहीं है इसमें। तो प्लीज फिर भी कमेंट में बताएं कि समझ नहीं आया, तो हम इस पार्ट को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, कुछ और ट्राई कर लेंगे, कोई और तरीका ट्राई कर लेंगे, कोई लाइव यूट्यूब लाइव कर लेंगे, कुछ और भी देखेंगे। अगर आपको लगे कि सब ठीक चल रहा है, समझ आ रहा है, तो फिर प्लीज वो भी कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि मेरे पास आपका फीडबैक जानने का और कोई तरीका नहीं है। मुझे नहीं पता आपको कितना समझ आता है, कितना नहीं आता, तो प्लीज वो जो कमेंट्स हैं उनको यूज करें, उसमें लिखें कि हमें अच्छे से समझ आ रहा है, कंटिन्यू करें। पार्ट 2 पार्ट 3 जो भी है तो हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको नहीं समझ आया तो हम 2 में से एक काम करेंगे, या तो उसको डिसकंटिन्यू करेंगे, इस पूरी सीरीज को बंद करेंगे, या फिर कोई और तरीका ढूंढेंगे जिससे हम इसको ज्यादा इफेक्टिवली सिखा पाए। कोशिश करें कि अगर आपको एक बार में समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखें, आपको डेफिनेटली सब शुरू से देखोगे तो सब क्लियर होता जाएगा। तो फिलहाल आज की क्लास को एक क्विक ओवरव्यू करते हैं और फिर खत्म करते हैं। हमने देखा कि नाउन की फैमिली में 4 मेंबर्स हैं। हमने देखा कि नाउन को पहचानने के लिए हमें 2 तरीके मिले थे। सबसे पहला तरीका ये था कि आप देखें कि विजिबल है या नहीं, आप टच कर सकते हैं कि नहीं। सेकंड तरीका था कि हमें सफिक्स मिलते हैं काफी सारे, तो अगर आपको उन सफिक्स में से कोई भी एक वर्ड दिख जाए किसी भी वर्ड के एंड में, तो वो एक नाउन है, तो हमें वहां पे नाउन फिल करना है। अब जब अपने ब्लैंक में आएंगे तो हमने देखा कि क्वेश्चन में अगर आपको एक आर्टिकल के बाद ब्लैंक मिला तो उसमें नाउन फिल होगा, लेकिन अगर उसके दूसरी तरफ एक नाउन लिखा हुआ है तो वहां पे एडजेक्टिव फिल होगा। रूल नंबर 3 में हमने पढ़ा प्रेपोजिशन के बाद नाउन या आईएनजी फॉर्म आता है, खास तौर पे फॉर या बाय के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म आएगा, याद रख लेना। ऑन द अदर हैंड अगर अपने प्रेपोजिशन के बाद दूसरी तरफ नाउन दिखे तो वही बात फिर वंस अगेन यहाँ पे भी लागू है। ये मैंने नहीं कवर किया, प्रेपोजिशन के बाद दूसरी तरफ भी ब्लैंक है, सॉरी दूसरी तरफ नाउन है, तो फिर वहां पे बीच में एडजेक्टिव फिल होगा। टू के साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, और सबसे लास्ट में मैंने 10-12 वर्ड लिखे थे, उनके साथ हमेशा नाउन आता है। कई बार नाउन दूसरी तरफ लिखा है ब्लैंक के, तो बीच में एडजेक्टिव आ जाएगा। तो ये थे नाउन फैमिली के ऊपर सारे रूल। फिलहाल आज के इस सेशन को यहाँ पे करते हैं खत्म। थैंक यू वेरी मच। वीडियो का कमेंट बॉक्स जरूर यूज करें अपना फीडबैक देने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।